इस बार रातों की नींद उड़ाने के लिए नहीं, आपको आराम से सुलाने के लिए पेश है हमारी बैक टू बैक कहानियाँ। अलग अलग जगहों से, अलग अलग प्रांतीय और भांति से हम आपके लिए कब से कहानियाँ ला रहे हैं। ये कहानियाँ सच्ची घटनाओं पर आधारित हैं। तो ले चलते हैं इसी क्रम में सीरीज ऑफ कहानियाँ फॉर बेटर स्लीपिंग। तो आज की हमारी पहली कहानी डर का साथ में आपका स्वागत है। ये बात काफ़ी सालों पहले की है। विशाखापट्टनम के एक गांव में, जो विशाखापट्टनम से कुछ किलोमीटर दूर है, जगह का नाम है पालकोंडा। आज भी पालकोंडा एक हल्के से डर के साथ नाम लिया जाता है। काफ़ी लोग वहाँ तेलुगु ही हैं। कुछ लोग आसपास की जगहों, उड़ीसा से, बंगाल से आके भी बसे हुए हैं। पालकोंडा कोई बहुत बड़ा गांव नहीं है आज भी, और ये मैं जब की बात कर रहा हूँ तब तो बिल्कुल भी बड़ा नहीं हुआ करता था। आसपास के प्रांतों जैसा ही एक छोटा सा गांव के कस्बों के बीच में छोटी सी जगह, और वहाँ पे एक छोटा सा घर। कहानी है बंदूकी जनार्दन राव की। जनार्दन राव, जिसको डर नहीं लगा, ना आज लगा ना कहीं लगा। डर के विपरीत ही वो अपनी शक्तियों में जीता रहा। दुनिया में कुछ भी हो, कोई लड़ाई, कोई झगड़ा, किसी ने कहा हो कि आधी रात को शमशान चले जाओ, जनार्दन ऐसा आदमी था जिसको किसी भी बात का डर नहीं लगता था। आई थिंक पार्ट ऑफ द रीज़न ये भी था क्योंकि वो बचपन से ही काफ़ी मुश्किलों में बढ़ा हुआ था। जनार्दन के पिताजी बचपन में ही चल बसे थे। ज़मीन का विवाद अपने ही चचेरे भाइयों के साथ वो बचपन से देखता रहा था। छोटी उम्र में ही उसने डर क्या होता है इसको अपने दिमाग से निकाल दिया था। धीरे धीरे वो बड़ा होता गया, चीज़ें सुलझाता गया, और साथ ही साथ उसका निश्चय भी दृढ़ होता गया। जाने अनजाने में एक ऐसा आदमी बन गया जिसको अब डर नहीं सताता था, जिसको किसी भी चीज़ से डर नहीं लगता था, और गाँव वाले उसकी इसी बात से काफ़ी अचंभा भी करते थे। एक बहुत बड़ा खेत था जो उसका खुद का था, जिसका रख रखाव वो खुद किया करता था। अपने घर से कुछ 7-8 किलोमीटर दूर रोज़ वो सुबह पैदल या साइकिल पे जाता था। शुरू में तो पैदल जाता था, और जैसे जैसे उन्नति होने लगी तो उन्होंने एक साइकिल, एक बैलगाड़ी खरीद ली। उसका दिनचर्या एकदम तय थी। सुबह उठता, घर का थोड़ा काम देखता, तैयार होता। इसी दौरान उसकी बीवी उसके लिए रोटी, प्याज, कभी कभार चावल, रात के चावल उठने हुए वो खाने को देती। उसका टिफ़िन बॉक्स पैक करती। वो सुबह अपनी गायों को धोता, दूध निकालने के बाद वो उनको कुछ खाने को देता, उनका आंगन साफ करता, और फिर काम के लिए निकल पड़ता। पीछे से उसकी बीवी उनके घर का पूरा ध्यान रखती थी। छोटा गांव होने के कारण जगह की इतनी किल्लत कभी न थी। ये बात आज जैसी नहीं है जहाँ पर हम मल्टी स्टोरी घरों में रहते हैं और स्क्वायर फुट पर स्क्वायर फुट की ज़िंदगी में फंसे रहते हैं। अच्छा खासा घर था जनार्दन और उसकी पत्नी सविता का। घुसते ही एक बड़ा सा बाड़ा, उस बाड़े में गायें, भिन्न भिन्न प्रकार की गायें, बछड़े, अच्छा खासा दूध का एक पैरेलल बिजनेस चलाते थे वो लोग। उसके बाद घर की चौखट पे उन्होंने एक छोटा सा मंदिर स्थापित किया हुआ था। अलग अलग कुल देवी देवताओं की पूजा करना उस ज़माने में काफ़ी आम था। वहाँ पर जिस भगवान की जिस वार त्योहार मौसम के हिसाब से पूजा होती, उस भगवान की वहाँ स्थापना होती। और अंदर फिर एक छोटा सा आंगन,
आंगन के चारों तरफ अलग अलग कमरे। गर्मी में ये लोग बाहर आंगन में ही सो जाते थे। आंगन के पास एक कमरा और एक छोटा सा किचन कह लो, एक छोटी सी जगह, और पीछे एक थोड़ा सा बड़ा कमरा। पूरा घर मिट्टी का था और ये जो दो एक बड़े कमरे थे उसमें से एक कमरा इनका बेडरूम हुआ करता था, जिसमें पति पत्नी दोनों आराम से सोते थे। और इसके अलावा एक और कमरा था, उस कमरे में इनके दो छोटे बच्चे सोया करते थे। साथ में इनके माँ बाप भी एक बगल के कमरे में सोते थे। मिट्टी के घर में जैसा आप जानते होंगे कि ऊपर एक पूरा थैच्ड रूफ का सेटअप होता है, उसी को भूसे वूसे से भरते एक छोटी सी खिड़की बनाई थी। अपना छोटा सा प्यारा सा घर था। ये घर ऐसे काफ़ी घरों के पास नहीं था। इस गांव में घर थोड़े थोड़े डिस्टेंसेस पे थे और आसपास छोटी मोटी हरियाली, खेत, इस प्रकार से अलग अलग तरीके से ये सारे घर प्लेस थे। हर दिन की तरह आज भी जनार्दन उठा सुबह और निकल पड़ा अपने खेत के लिए। अभी भोर हुई ही थी। तड़के तड़के जब वो अपने घर से निकला तो उसने अपनी साइकिल बांधी। हवा में हल्की सी ठंडक थी जो जनवरी के सुबह सुबह के दिनों में होती है। मंद मंद मुस्कुराता हुआ मौसम का आनंद लेते हुए वो जाने लगा। अभी तक पूरी सुबह नहीं हुई थी। काला अंधेरा अभी भी छंट रहा था। रास्ता बड़ा सुंदर था और रास्ते में जाते हुए आती थी एक नदी। नदी के पास था एक बरगद का पेड़। नदी के साथ साथ चलते हुए जाके सीधे अपने खेत तक पहुंच जाता है। ये रोज का रास्ता था और आज भी इस रास्ते में कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। सुबह जाता, कभी कभार उसे कुछ दोस्त मिलते और कभी वो वापस आता। इसी तरह से आना जाना लगा रहता। कभी साथ के अगर दोस्त आ जाते तो सहमा सहमी बातों बातों में चलता रहता। कुछ दिनों से उसका एक दोस्त राजेश आजकल आ नहीं रहा था। राजेश के नहीं आने का रहस्य भी कुछ अजीब था। राजेश का कहना था कि उनके रास्ते में एक पेड़ पड़ता है, बरगद का। यह पेड़ बाकी पेड़ों से थोड़ा सा अलग है। अलग इस प्रकार से है कि उस पेड़ पे लोगों को एक आकृति नजर आती है। ये आकृति बाकी आकृतियों से थोड़ी सी अलग होती है। कहते हैं कि आकृति कर्ण पिशाचनी की है। कर्ण पिशाचनी जो पसंद करती है मर्दों को, लेकिन ये हर मर्द को नहीं पसंद करती। ये पसंद करती है उस सही मर्द को जो इसके लायक होता है। ये पसंद करती है उस इंसान को जिसमें हिम्मत होती है। काफ़ी लोग आते हैं, काफ़ी लोग जाते हैं, और कर्ण पिशाचिनी लोगों को आने देती है, जाने देती है। सहसा सब लोगों के बीच में कुछ लोग होते हैं जिनके वो साथ रुक जाती है। ये लोग हिम्मत वाले होते हैं। ये लोग वो लोग होते हैं जिनको डर नहीं लगता है। और कर्ण पिशाचिनी आज से नहीं, हजारों सालों से उसी पेड़ पे इंतज़ार करती है। इंतज़ार करती है उस मर्द का जो आके उसको अपने साथ ले जाएगा। इंतज़ार करती है कि उस मर्द की दुनिया बदल दे, उस मर्द को ऐसे राज बताए, ऐसी सच्चाइयाँ दिखाए जो दुनिया में
किसी को भी पता नहीं होती। कहने की बात है, किससे कहानियां हैं, कोई मानता कोई नहीं मानता, सबके लिए अलग अलग तरीका था। कहानी चलती रही, कहानी नहीं चलती रही, और उसी प्रकार से जनार्दन भी चलता रहा। आज भले ही राजेश नहीं था और भले ही चीज़ें नहीं थी, लेकिन जनार्दन मंजूर से कोई फर्क नहीं था। सुबह जनार्दन उस पेड़ के पास से निकला, तभी उसने एक भ्रम देखा। उसने देखा कि एक बहुत ही अजीब सा विकृत सा जानवर उसको देख रहा है। वो जानवर आम जानवरों जैसा नहीं था, वह काफी बड़ा था, दिखने में भी काफी भयावह था। उस जानवर ने जब जनार्दन को देखा तो उसने विकराल रूप लिया। वो अपने चारों पैरों पे खड़ा हो गया और जनार्दन पे गुर्राने लगा। तो जनार्दन को पता था कि यह एक छलावा है जो इन जगहों पे होता रहता है। जनार्दन घबराया नहीं। जनार्दन ने अपनी साइकिल रोकी और उतर के उस जानवर को सामने से देखा। दोनों की नजरें मिली। थोड़ी देर की ही बात होगी, ये कुछ चंद मिनटों की, और जानवर गायब हो गया। जनार्दन ने हल्की सी मुस्कान ली और मन ही मन सोचा कि तुम मुझे नहीं डरा पाओ। जनार्दन निकल पड़ा अपने काम के लिए। शाम को आते आते जनार्दन थक चुका था। वो अपनी साइकिल पे आता रहा और अपनी नीरस सी जिंदगी के बारे में सोच रहा था। आते आते एकदम से उसको लगा कि साइकिल भारी हो गई। साइकिल भारी हुई तो जनार्दन को थोड़ा अजीब लगा। जनार्दन को एहसास हुआ कि उसकी साइकिल के पीछे कोई बैठा हुआ है। जनार्दन सोचने लगा, इस खाली सड़क पर एकदम से क्या हुआ? तभी पीछे से आवाज आई, जनार्दन, जनार्दन, मैं तुमसे काफी खुश हूँ जनार्दन। आज जो तुमने किया, मैं तुम्हें मान गई हूँ। काफी कम लोग ही हो पाते हैं जो मुश्किल के समय अपना सीना तान के खड़े रहते हैं, अंधकार के रास्ते में भी जिन्हें डर नहीं लगता है। तुमने मेरा प्यार पाया है जनार्दन। मेरा प्यार हर किसी को नहीं मिलता। मुझे अपने साथ ले चलो जनार्दन। जनार्दन सालों से चलते हुए गांव के राज के बारे में जानता था। वो जानता था कि इस गांव में एक कर्ण पिशाचनी रहती है जो सबको नजर नहीं आती है। वो ये भी जानता था कि कर्ण पिशाचनी जिसके पास आती है उसकी दुनिया बदल जाती है। लेकिन जनार्दन को इन सब में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था। जनार्दन उस महिला की आवाज़ सुन के उस आवाज़ में खो गया था। इतनी प्यारी आवाज़, इतने अच्छे तरीके से तो उसको अरसा हो गया किसी के भी मुँह से ऐसी बातें सुनी हुई। सविता को तो सिर्फ दिन भर अपने काम में ही लगी रहती है और ना कोई फुर्सत। जब से बच्चे हुए हैं तब से तो ये सोचता हुआ जनार्दन साइकिल चलाता। इतने में पीछे बैठी कर्ण पिशाचनी बोली, चुटका वाले। चुटका वाली का मतलब होता है मुझे पीने के लिए बीड़ी चाहिए।
तो शायद ख़त्म हो जाता। जनार्दन ने बीड़ी निकली और पकड़ा और पीछे बैठी कर्ण पिशाचिनी बीड़ी पीती रही। कुछ 1.5 से 2 घंटे लगते थे जनार्दन को वहाँ से घर आने में, और ये रोज़ की बात सी हो गई। दोनों रोज़ बातें करते, जैसे दो लोग जो गहन प्यार में होते हैं वैसे। हर दिन पिशाचिनी उसको कहानियाँ सुनाती। हर दिन पिशाचिनी उसको कहती कि जनार्दन क्यों इतना भयमुक्त है, इतना ताकतवर है। पिशाचिनी कहती कि क्यों जनार्दन को इतना चाहती है, और जनार्दन भी एकदम प्यार से उसकी बातें सुनता। कभी कभी जनार्दन आदमी होके कम बोलता था, बट फिर भी कभी कभी वो खुद भी 2-4 प्रेम प्रसंग छोड़ जाता। जनार्दन के प्रसंग छोटे होते लेकिन गहरे होते। जनार्दन बताता कि कैसे दुनिया चलती है। जनार्दन बताता कि कैसे इंसान का धरती पे रहना प्रलोभनों के साथ है। जनार्दन बताता कि इन सब के दरमियान वो कैसे उससे पसंद करता। जनार्दन उसको ये भी कहता कि अगर मेरी दुनिया में तुम पहले आती तो शायद मैं और तुम साथ होते, मैं शादी ही नहीं करता। ये सुन के पिशाचिनी हल्का सा हंस देती। लंबी रातें और लंबी बातें। जनार्दन को पता था कि पिशाचिनी का तोड़ क्या है। जनार्दन को ये भी पता था कि घर आते आते अंधेरे में उसका साथ जिंदगी के साथ जैसा लगता था। बस घर पहुंचने के थोड़ा सा पहले जनार्दन पलट के पीछे देखता, और जैसे वो पीछे देखता पिशाचिनी फुर्र हो जाती। जनार्दन को गांव के लोगों ने बताया था कि कर्ण पिशाचिनी को घर आने मत देना। घर आने के जस्ट पहले पलट के एक नजर कर्ण पिशाचिनी को देखा और वो शर्मा के गायब हो जाए। ये अब रोज की बात थी। इनफैक्ट जनार्दन काम जल्दी खत्म करके कितनी बार निकल जाता और कर्ण पिशाचिनी का इंतजार करता, और शाम को ठीक उसी समय कर्ण पिशाचिनी आके उसकी साइकिल पर बैठती। हर बार वो उसको बोलती छुटका वाली। जनार्दन उसको एक बीड़ी जला कर देता और दोनों बातों में विलीन हो जाते। जनार्दन की जिंदगी में मानो एक नई बहार आई है। जनार्दन शराब पीता था, नमाज का भक्षण करता था, और ना ही उसको दोस्तों में ज़्यादा दिलचस्पी थी। उस नीरस सी जिंदगी का जो रास और ग्रास था, दोनों का कारण जनार्दन ही था। वो अपने काम में खुश रहता था, यही उसके लिए काफ़ी था। और अब उसको ज़िंदगी में पहली बार कोई ऐसा मिला जिसके साथ वो समय व्यतीत कर सकता था। जनार्दन को अपनी ज़िंदगी अच्छी लगने लगी। जनार्दन को मौसम, पहाड़, रंग, रास्ते अच्छे लगने लगे। जनार्दन अपने बच्चों के साथ भी खुश रहने लगा, क्योंकि अब पहली बार जनार्दन को लगने लगा कि वो भी पसंद के काबिल है, वह भी लायक है। तो जनार्दन अपने माँ बाप और बीवी से भी खुश रहता था। जनार्दन अपनी पत्नी को भी बिस्तर पे वो सुख देता था जो उसने सालों पहले छोड़ दिए था। सविता भी थोड़ा असमंजस में थी कि अरे क्या हुआ है जनार्दन को, पर वो काफ़ी खुश थी। जनार्दन के माँ बाप, जिनसे वो महीनों महीनों बात नहीं करता था, आजकल वो रात को माँ और पिताजी दोनों से खाना खाते वक्त बात किया करता था। बच्चों को घुमाता था, खिलाता था, मुझे सवाल करता था कि क्या तुम भी कभी विद्यालय के बारे में सोचोगे। बच्चों को खेलता देख के खुश होता था। जनार्दन की सबसे प्यारी गाय हीरा ने एक बछड़ा दिया था। बछड़ा बेहद प्यारा था। बछड़ा
अटखेलियां करता, आज के ज़माने में जैसे कुत्ते करते हैं। जनार्दन को देखते ही बछड़ा बाबा करते हुए हिलता था। जनार्दन को पता था कि प्यारा सा बछड़ा उसका इंतज़ार कर रहा है। जनार्दन भी आते ही घर के अंदर घुसने के पहले रोज उस बछड़े से बात किया करता और बछड़ा जनार्दन का ही इंतज़ार करता। सुबह जब जनार्दन दूध निकालता था तो अपनी माँ का थन छोड़कर थोड़ी देर के लिए बछड़ा जनार्दन के पास आके बैठ जाता था। उस प्यारे बछड़े के साथ जनार्दन का भी काफी मन लगा रहता। जनार्दन को लगता था कि जिंदगी मेरी कितनी अच्छी है। फरवरी का महीना आ चुका था। हल्के हल्के जाड़े अभी भी उस गांव को छूते थे। दक्षिण जगह पर स्थित होने के बावजूद भी वो जमाना अलग हुआ करता था। तब ठंड हर जगह पड़ती थी, हल्की ही सही पर पड़ती थी। जनार्दन अपने घर से निकला और अपनी बीवी को कहा कि तुम हीरा और बछड़े दोनों का ध्यान रखना। जनार्दन को आतुर था कि कल एक ऐसा दिन था जब जनार्दन थोड़ा थका हुआ था और गया नहीं था अपने काम पे, और उसको पता था कि कान पिशाचिनी उसका इंतजार कर रही होगी। जनार्दन शाम को अपना काम वाम खत्म करके अपनी साइकिल पे थोड़ा थका हुआ था बट निकल चला। ठीक उसी समय उसी जगह पे कान पिशाचिनी आई और उसने आवाज़ सुनी, छोटका वाली। जनार्दन तैयार था, उसने बीड़ी निकाली, जलाई और पीछे पकड़ा। कर्ण पिशाचिनी और जनार्दन बात करते रहे। कर्ण पिशाचिनी ने कहा कि जनार्दन, आज मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊंगा। तुम हमेशा कहते थे ना कि शायद हम अगर पहले मिले होते तो कहानी अलग होती। मैंने काफ़ी सोचा इस बारे में, तो मैंने सोचा कि मैं तुम्हें बताती हूँ कि अगर हम पहले मिले होते और ना तुम साथ होते तो कैसा होता। वो ऐसा था मानो एक बहुत ही प्यारा पहलू। तो ऐसा होता कि मानो कि सिर्फ मैं होती और होते तुम, रात होती और होती बात, होता साथ पर फिर भी ना होता, होती बात लेकिन फिर भी ना रोते हम। न तुम सोते अलग और ना मैं सोती अलग, न तुम होते अलग और ना मैं होती अलग। ना मैं कहती क्योंकि बस मैं रहती, और मैं रहती तुम्हारे ही साथ सदा, परछाई की तरह। परछाई भी ऐसी जो दिन हो या हो रात, बस रहती साथ, रहती तुम्हारे ही कान के पास। तुम्हारा कान चबा जाती, हर वक्त हर समय इठलाती कतराती, पर कहती कि होंगी बस मैं तुम्हारे साथ। हाँ, लेकिन आने न देती किसी और को तुम्हारे पास, क्योंकि मैंने भी तो अपनी दुनिया छोड़ी है और छोड़ा है वनवास। बस मैं रहती तुम्हारे ही पास। सोचो, आज मैं और तुम मिलते हैं चंद पलों के लिए, पर तब हम मिलते आजीवन क्रम के लिए। पाते तुम हमेशा मुझको अपने साथ, तुम्हारी हर इच्छा मैं करती पूरी और पूरी होती हर बात। कुछ शर्तें होती मेरी भी, कुछ शर्तें होती तुम्हारी भी, बट शर्तों के पीछे गर्तों के नीचे साथ रहते हम फिर भी। जनार्दन ये बातें सुन के
काफ़ी खुश हुआ। सोचने लगा कि दुनिया में ऐसा भी होता है, क्या किसी को इतना प्यार मिलता है। वो सोचने लगा कि अगर उसे दोस्तों को पता चलेगा कि वो इतनी खुशी का हकदार है तो वो क्या सोचेंगे। और सनातन ने पूछ डाला, अच्छा क्या शर्तें हैं तुम्हारी, मुझे भी बताओ। तो मेरी शर्तें तो काफ़ी बेसिक सी हैं। मेरी शर्त यह है कि अगर मैं किसी से प्यार करूं तो वो सिर्फ मुझसे प्यार करे। मेरी शर्त यह है कि अगर मैं किसी के साथ रहूं तो वो मेरे ही साथ रहे। जिस आदमी को मैं मर्द का, पति का दर्जा दूं, वह मुझे और सिर्फ मुझे ही अपनी औरत का दर्जा दे। हमारी दुनिया में कोई और नहीं आने पाए, कभी भी नहीं आने पाए, और वो किसी को ये न बताए कि मैं उसके साथ हूं। जनार्दन ने हल्की सी हंसी हंसी और कहा कि प्रिय, मैं सच कहूं तो मुझे जिंदगी का प्रलोभन भी नहीं है। मैं तुमसे इसलिए बात नहीं करता हूं कि मैं दुनिया के सारे राज जानना चाहता हूं, पैसे कमाना चाहता हूं। शायद ये सब बहुत छोटी बात है। मुझे तो सिर्फ प्रलोभन में प्यार है। दोनों हंसने लगे। हंसते हंसते पता ही नहीं चला कब जनार्दन का घर आ गया। जनार्दन बातों में इतना मग्न था कि उसके दिमाग से पीछे देखना मानो रह ही गया। वो घर के काफी करीब आ गया। जैसे वो अपने घर के पास पहुंचा, उसको बहुत जोर की चीख सुनाई दी। चीख सविता की थी। जनार्दन कुछ सोच पाता इससे पहले इस डरावनी चीख को सुन के उसने घर की ओर देखा। तो उसने देखा कि हीरा का बछड़ा, जो हर बार दौड़ते उचकते अटखेलियां करते जनार्दन के पास आता था, वो बेसुध पड़ा था। जनार्दन को काटो तो खून नहीं। जनार्दन निकला और वही चलती साइकिल से उतरा। साइकिल उसने कोने में छोड़ी, साइकिल कोने में गिरी और जनार्दन को होश नहीं। जनार्दन भागता हुआ पहुंचा बछड़े के पास तो देखा बछड़े की हालत ठीक नहीं थी। जनार्दन पूरी ताकत लगा के जानवरों के वैद्य के पास गया और उनको बुला कर लाया। उन्होंने कहा कि किसी कारण से ये बछड़ा चल बसा है। जनार्दन काफी दुखी है। घर में एक मायूसी का माहौल छा गया। खैर, ये सब करते करते आधी रात हो चुकी थी। जनार्दन दुख के मारे अपने कमरे की ओर गया। सविता ने कहा खाना लगा दूं। जनार्दन ने कहा मन नहीं है, और दोनों लेट गए। लेटने के बाद जनार्दन को एक हल्की सी आवाज सुनाई दी, जनार्दन, जनार्दन, चुटका वाले। जनार्दन की एकदम से आंख खुली। जनार्दन ने सोचा कि कर्ण पिशाचिनी तो बाहर उतर जाती है, मुझे उसकी आवाज क्यों आ रही है, चुटका वाली। तो जनार्दन को महसूस हुआ कि हर बार की तरह आज वो पीछे देखना भूल गया था। तो मतलब उस बछड़े के गुजरने में कर्ण पिशाचिनी का ही हाथ था।
कर्ण पिशाचिनी ने ही उसको, जनार्दन को ऐसा लगा मानो उसका कलेजा उसके मुंह में आ गया है। उसको लगा कि वो एकदम से अपनी बीवी को उठा दे, लेकिन उसको याद आया कर्ण पिशाचिनी के वो 3 वचन। जनार्दन को फिर से आवाज आई, चोटका वाले जनार्दन, अब हम साथ हैं। कहीं ना कहीं जनार्दन थोड़ा खुश भी था। जनार्दन ने बीड़ी निकाली और सुल गई। जनार्दन ने अपनी बीवी सविता की ओर देखा। वो सो रही थी आराम से। तो जनार्दन ने सोचा कि देखी जाएगी। जनार्दन उसे बगल में जाके लेटे। तभी जनार्दन के कानों में आवाज आने लगी, ये यहाँ नहीं रह सकती, ये यहाँ नहीं रह सकती जनार्दन, तुम मेरे हो जनार्दन, तुम मेरे हो। इतने में सविता को बहुत जोर से पेट में दर्द हुआ। सविता चिल्ला के उठी, जनार्दन मुझे समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरा पेट फटने को है। मुझे अत्यंत दर्द हो रहा है जनार्दन, मुझसे रहा नहीं जा रहा है। जनार्दन कुछ करो जनार्दन, ऐसा दर्द तो मुझे बच्चे जन्मने में भी नहीं हुआ था जनार्दन, ये क्या हो रहा है। जनार्दन फट से उठा। जनार्दन को समझ में नहीं आया, पर जनार्दन ने जब सविता के पेट में हाथ रखा तो उसको ऐसा लगा जैसे अंदर से कुछ घूम रहा है चारों ओर। जनार्दन ने दबाने की कोशिश की, लेकिन ऐसा था जैसे जनार्दन जहाँ हाथ रखता और दूसरी जगह से वो चीज निकल जाती। जनार्दन डर गया। जनार्दन एक बार फिर से भाग कर गया और वैद्य को बुला के लेके आया। लेकिन सविता का दर्द वैद्य की समझ के बाहर था। वैद्य ने उसे हर दवाई दे दी जो उसके पास थी, लेकिन सविता का दर्द मानो रुका ही नहीं। सुबह के 4:30 बज चुके थे और सविता का दर्द होता जा रहा था। सविता अधमरी सी बेहाल हो रही थी। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, बच्चे, माँ बाप। आज जनार्दन अपने खेत भी नहीं गया। सविता बेसुध सी लेटी रही और जनार्दन उसको पट्टी करता रहा। सुबह के 10 बजे होंगे। अंदर सविता चिल्ला रही थी और रात भर बाहर जानवर आवाज कर रहे थे। तबेले की आवाज जनार्दन को पता थी कि बछड़े के मौत के बाद जानवर तिलमिला रहे हैं। ना वहां जा पा रहा था ना यहाँ। ऐसा लग रहा था कि मान लो उसकी पूरी दुनिया हिल गई है। सुबह सविता को थोड़ा सा होश आया। सविता ने कहा कि जनार्दन, मुझे मन त्याग करने बाहर खेत तक जाना है। जैसे तैसे जनार्दन ने और जनार्दन की माँ ने सविता को उठाया और वो उठा के उसको कमरे के बाहर ले गए। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि कमरे के बाहर पैर रखते ही सविता का दर्द पूर्णतया ठीक हो गया। जनार्दन को समझ में नहीं आया और सविता तो ऐसी थी जैसे एकदम कल रात को थी। कोई दर्द नहीं, कोई बुखार नहीं और एकदम स्वस्थ। सविता के चेहरे पे हंसी सी आ गई और सविता ने कहा, अरे तो कल रात को क्या था वो मेरे साथ। सविता चली। सविता ने काम पूरे किए, खाना बनाया और जनार्दन को ऐसा लग रहा था मानो सविता नाटक कर रही है क्या। कल रात भर उसने हमें इतना तोड़ाया। जनार्दन की माँ तो बोल पड़ी कि अरे बहू, काम नहीं करना था तो ऐसे ही कह देती, खाना ही तो बनाना था, मैं बना देती।
सरिता के मुंह पे भी हल्की सी हंसी आ गई और वो कहने लगी, अरे माँ जी, इतने सालों में कभी आपको शिकायत का मौका मिला है? रात को रोटी वोटी लगा के खाना खिला के सरिता ने कमरे में फिर से पैर रखा और पैर रखते ही वही दर्द, वही पीड़ा सरिता को तड़पाती रही। और सरिता को समझ में आ गया कि कुछ ऐसा है जो सिर्फ और सिर्फ उस कमरे की चारदीवारी में है। सरिता ने कमरे के बाहर पैर रखा और वो एकदम ठीक सी हो गई। सविता ने जनार्दन को बताया और तब जनार्दन को समझ में आया कि ये काम कर्ण पिशाचिनी का ही है। जनार्दन कुछ बोलने को हुआ, लेकिन जनार्दन ने देखा कि उसके कान पे एक हल्की सी फुसफुसाहट हुई। वो फुसफुसाहट कर्ण पिशाचिनी की थी। उसने कहा, मान जाओ, क्यों मुझे तंग करते हो? तुमने देख तो लिया कि मैं क्या कर सकती हूँ। जनार्दन को एहसास हुआ कि चुप रहने में भलाई है। सविता पूछती रही, जनार्दन जी बताइए, क्या आप क्या कह रहे थे? कहिए तो सही। जनार्दन ने कहा, नहीं कोई बात नहीं, तुम एक काम करो, तुम बाहर सो जाओ। शायद इस कमरे की आबो हवा तुम्हें सही नहीं लग रही है। हो सकता है कि पुरानी चादर के करीनों में कुछ फंसा हो सकता है कि कमरे के वास्तु तुम्हें ठीक नहीं है। तुम आराम से बाहर सो जाओ या बच्चों के कमरे में सो जाओ, सुबह देखेंगे। और सविता को खुद को उस डर से राहत मिली थी, तो वो उस मुए कमरे की ओर जाना भी पसंद नहीं करती। सविता ने बिना कमरे में पैर रखे ही जनार्दन से चादर और तकिया मांगा, जो जनार्दन ने उसको दे दिया। वो चला। सविता के जाने के बाद जनार्दन ने कमरा बंद कर लिया और उस रात जनार्दन ने चरम सुख का आनंद अनुभव किया। कर्ण पिशाचिनी रात को जनार्दन के सामने आई और उसने जनार्दन को वो खुशियां दी जो जनार्दन सपने में भी नहीं सोच सकता था। कर्ण पिशाचिनी ने उसको जिंदगी के सारे रंग दिखा डाले। वह रात जनार्दन और कर्ण पिशाचिनी के एक होने की रात थी। उस रात ने जनार्दन के अंदर मानो ऐसी रोशनी भर दी हो जिसको कोई भी अंधेरा हटा नहीं सकता था। जनार्दन की आंखों पे एक अलग सी चमक सी आ गई थी। इतना खुश तो उसने अपनी जिंदगी के 40 सालों में कभी भी अनुभव नहीं किया था। अंत में जनार्दन और कर्ण पिशाचिनी दोनों थक के बगल में लेट गए और कर्ण पिशाचिनी ने कहा कि जनार्दन, इसी सुख की तो मैं कामना में जिंदगी निकाल रही थी। कितने मर्दों को मैंने पकड़ा, कितने मर्दों को मैंने पकड़ना चाहा, लेकिन किसी में वो बात नहीं थी जो तुम में थी। मेरे लिए मर्द का मतलब सिर्फ एक है और वो हो तुम। मैं तुम्हें किसी भी हाल में छोड़कर नहीं जाऊंगी जनार्दन। जनार्दन ने भी कर्ण पिशाचिनी को सीने से लगा लिया और इस खुशी के एहसास को मन में नमस्कार सोचता रहा। सुबह हो चुकी थी। जनार्दन को काम पर जाना था, लेकिन कर्ण पिशाचिनी ने कहा, अब तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है।
जनार्दन रुक गया। तो पता चला कि गांव के सरपंच का बेटा गायब हो गया है। एक लंबी मुहिम छिड़ी, सब लोग उस बेटे को ढूंढने लगे। सरपंच की बीवी पागलों की तरह रोती रही। चारों ओर त्राहिमाम सा हो गया, क्योंकि वो सरपंच का एक ही इकलौता बेटा था और सरपंच जमींदार भी था। आधे से ज्यादा गांव की जमीन का एकमात्र वारिस उसका बेटा गायब था। सब लोग हर जगह ढूंढने में लगे हुए थे, पर कहीं कुछ नहीं मिल रहा था। और इतने में कर्ण पिशाच ने फुसफुसा के जनार्दन को कहा, पीछे पुराने किले के पास एक कुआं है, उस कुएं की नाली में देखो, उस सूखे कुएं में उसका बेटा गिरा हुआ है। पूरी दुनिया जहां बच्चे खेलते हैं उस और देख रही थी, और जनार्दन गया पुराने किले की, और ठीक जैसा इसने कहा था, उस सूखे कुएं में कराहता हुआ उसने सरपंच का बेटा पाया। जनार्दन उसके बेटे को ले आया। इससे ज्यादा खुशी तो सरपंच को जिंदगी में कभी नहीं हुई थी। उसकी बीवी ने रो रो के दुनिया इधर की उधर कर दी थी। जैसे उन्होंने बेटे को देखा, उनकी खुशी का ठिकाना ना था। जमींदार ने तभी की तभी 5 बीघा जमीन जनार्दन के नाम लिखी, और सिर्फ जमीन नहीं, सरपंच ने उसको 4 नौकर भी दिए। 4 नौकर सरपंच के 50 बंधुआ मजदूरों में से ही थे। अब जनार्दन को कुछ करने की जरूरत न रहती। ये नौकर ना सिर्फ उसका खेत देखते, बल्कि उसे घर में भी जो जरूरत थी, वो सब जरूरतों को पूर्ण किया करते। जनार्दन और उसका परिवार राजाओं की तरह रहने लग गया था। ना अब उन्हें काम में जाने की जरूरत थी, ना ही पैसे गिनने की। जो 5 बीघे दिए थे, इनमें वहां की सबसे अच्छी फसल उपजा करती थी। उनमें से एक फसल तंबाकू की थी, एक फसल चावल की थी। ऐसी चीजें जो बाहर के गांवों तक जरूरत पड़ती थी। जनार्दन और उसके परिवार की तो मान लो निकल पड़ी। लेकिन अब जनार्दन घर पे थोड़ा चुप सा रहने लगा था। वो आधे से ज्यादा समय कमरे में ही बिताता था। जनार्दन की बीवी को भी थोड़ा गुस्सा आने लगा था, लेकिन अब वो सविता से बात कम ही करता था। अब जनार्दन मदिरा का सेवन करने लगा था। एक ब्राह्मण घर में, जिसमें हमेशा से दाल चावल सब्जी बना करती थी, अब वहां पे मांस आने लगा था। लेकिन किसी की हिम्मत ना हो पाती थी जनार्दन को ये कहने की कि ये सही नहीं। जनार्दन के मन में जो आता वो जनार्दन करता। जनार्दन ने तो एक बार अपने पिताजी को ही झापड़ मार दिया था, जब उन्होंने कहा था कि इस घर में मांस नहीं आएगा। तो सविता तो दूर की चीज है। सब उसी हिसाब से चलने लगा जिस हिसाब से जनार्दन चाहता था। ये यूं कह लो कि जिस हिसाब से कर्ण पिशाचनी चाहती थी। सारी खुशियां, सारी मस्तियां सब छाने लगी। रात होते ही जनार्दन अपने कमरे का दरवाजा बंद कर लेता और कमरे के अंदर से अजीब अजीब सी आवाजें आती।
बाहर जो सोता उसको दिखता जैसे कि कमरे के दरवाजे के बीच में से हल्की हल्की रोशनी बाहर झलक रही है। ऐसा लगता मानो अंदर हंसने की आवाजें आ रही है रह के पायल बजने की, अटखेलियों की। और ये हर दिन की बात थी। हर दिन जनार्दन काफी जल्दी ही दरवाजा बंद करके चले जाता और सुबह 10-11 बजे के पहले कभी दरवाजा न खुलता। जब जनार्दन का मन करता तो अपने बच्चों से 2-4 शब्द बना लेता या फिर वो आगे निकल जाता। अब गाय और तबेले में भी उसको ज्यादा ध्यान नहीं था। सब कुछ ऐसा ही चलता रहा और दीन दुनिया से जनार्दन कटने लगा। फिर आया मई का महीना। उस रात भी जनार्दन अपने कमरे में सो रहा था और वो सुबह जब सो के उठा तो उसने देखा कि उसकी बीवी पूजा कर रही। जनार्दन के कान में अजीब सी आवाज हो रही है, ये क्या अनर्थ हो रहा है, इसको मत आने दो, इसको मत आने दो। जनार्दन ने बाहर निकल के देखा तो जनार्दन की बीवी ने सर्वमंगलेश्वरी की पूजा कर रही थी। उसने सर्वमंगलेश्वरी की स्थापना करी थी घर के बाहर वाले मंदिर में। बाहर आते ही जनार्दन को ऐसा लगा मानो उसका बोझ कम हो गया है। जनार्दन को ऐसा लगा मानो उसकी आंखों से कोई पट्टी उतरी हो, कि मानो कल तक वो एक चश्मा पहन के घूम रहा था जिससे दुनिया उसको बहुत अलग तरीके से दिखती थी। जनार्दन ने सविता को इतने दिनों बाद ढंग से देखा। सविता पिछले दिनों में जब भी देखता तो उसको वो बदसूरत सी औरत सी नजर आती, पर आज सविता सुंदर लग रही थी। जनार्दन माँ बाप के पास बैठा, जनार्दन बच्चों के साथ खेला। इतना हल्का जनार्दन को कभी महसूस ना हुआ था। जनार्दन को समझ में नहीं आया कि क्या हो रहा है। जनार्दन ने भी सर्वमंगलेश्वरी की आरती करी, पूजा हाथ जोड़े और फिर अंदर सोने चला और अंदर फिर से वही भारीपन और फिर से वही कहानी। और तब जनार्दन को समझ में आया कि यहाँ पे आखिरकार हो क्या रहा है। जनार्दन कर्ण पिशाचिनी के साथ इतना लीन हो गया था कि उसको दीन दुनिया के बारे में कुछ पता नहीं था। पर मां सर्वमंगलेश्वरी के आने के बाद उस पिशाचिनी का रुतबा थोड़ा कम हो रहा था। अब जाके जनार्दन को ये बात समझ आई। और जनार्दन सोचने लगा कि कैसे कर्ण पिशाचिनी से छुटकारा दिलाएं, क्योंकि जनार्दन की दुनिया बदल चुकी थी। जनार्दन जब सुबह कमरे के बाहर पैर रखता तब उसने देखा कि उसके बच्चों की क्या हालत हो गई। उसके माँ बाप जो कल तक हट्टे कट्टे थे, उन्होंने बिस्तर पकड़ा हुआ था। कोई उनका ध्यान नहीं रख रहा था। सविता एकदम चुप थी। उसके तबेले में जहाँ पे 15 गाय और भैंस होती थी, अब सिर्फ 5 बची हैं। बच्चे भी एकदम कटे कटे से हो। जनार्दन को पता था कि सहसा उसको अंदर खुशियां मिल रही हैं, लेकिन ये सारी खुशियां जब उसके पास आती हैं तो कहीं और से जा रही हैं। और जनार्दन को ये ठीक नहीं लगा।
सविता उस रात सो रही थी। और सपने में उसने सर्वमंगलेश्वरी को स्वयं देखा। उन्होंने सविता को कहा कि सविता, मैं जानती हूं कि तुम्हारे घर पे एक काला साया है और इस काले साये का छुटकारा भी तुम ही करोगी। मैं तुम्हें वो शक्ति देती हूं जो तुम्हारे कुल को आगे ले जाएगा। मैं तुम्हें वो शक्ति देती हूं जो इस दर्द से तुम सबको निवारण कराएगा। सविता ने सपने में देखा कि घर के ऊपर एक छोटी सी तलवार प्रकट हुई है जो घर के भूसे की छत में फंसी हुई है। सर्वमंगलेश्वरी ने कहा कि कल मेरा विसर्जन है और इस काम को अंजाम तुमको आज रात को ही देना पड़ेगा। जाओ बेटा, इस दर्द से, इस दुख से अपने घर को बचाओ। एकदम से सविता की आंख खुली। उसको लगा कि मैंने क्या सपना देखा। सविता बरामदे में ही सोती थी आज। इतने सविता ने अपने घर के भूसे वाले छत की ओर देखा। चांदनी रात में उसको वहां कुछ चमकता हुआ सा दिखा और उसने पास जाके देखा तो वहां पर वही तलवार रखी थी जिसके बारे में मां सर्वमंगलेश्वरी ने उसको बताया था। सविता मंदिर की ओर गई और वहां से उसने मां सर्वमंगलेश्वरी के लिए जो हल्दी से लिपटी हुई साड़ी रखते हैं वो उठाई। सविता के अंदर एक अलग सा ही तेज था। सविता स्वयं मां सर्वेश्वरी का रूप बन चुकी थी। सविता ने तलवार उठाई और सीधे जाके जनार्दन के कमरे पे ठक ठक करी। अंदर से कर्ण पिशाचिनी बोली, जनार्दन दरवाजा मत खोलना। जनार्दन, बाहर जो है वो तुम्हें सब खत्म कर देगा। बाहर से ठकठकाने की आवाज होती रही। सविता कहती रही, जनार्दन दरवाजा खोलिए, जनार्दन दरवाजा खोलिए। कर्ण पिशाचिनी धीरे से फुसफुसाई, जनार्दन तुम्हें पता है कि तुमसे कौन प्यार करता है। जनार्दन तुम्हें पता है कि दुनिया कहां पहुंचेगी। जनार्दन ये सुख, ये दर्द, ये सब कहां से आएंगे। बाहर बच्चे रो रहे थे लेकिन उसके बावजूद सविता माली ने सविता खटखटाती रही और कर्ण पिशाचिनी झटपटाती रही। कर्ण पिशाचिनी ने जनार्दन को वो सारे सुख दिखाए जिसका उपभोग वो कर रहा था और जनार्दन भी मानो उनका ही एक हिस्सा बनने लगा। जनार्दन दिखने लगा कि कैसे अब उसको कुछ करना नहीं पड़ता, कैसे 4 नौकर हैं, कैसे दुनिया है, कैसे पैसा है। लेकिन एकदम फिर से बाहर खटखटाहट हुई और सविता ने कहा कि जनार्दन कम से कम अपने बच्चों का तो सोचो। जनार्दन एकदम से ठिठका और उसने भाग के दरवाजा खोला और बाहर देखा तो चंडी मां के रूप में सविता खड़ी थी। सविता को सीधे सामने कर्ण पिशाचिनी दिखी। कर्ण पिशाचिनी पीछे की ओर दौड़ी और
सविता भाग के गई और उसने तलवार के एक झटके से पिशाचनी के धड़ और गले को अलग कर दिया। जैसे ही कर्ण पिशाचनी नीचे गिरी वो गायब हो गई। सुबह का सूरज उग चुका था। अब उस कमरे में भारीपन नहीं था। जनार्दन भी अब काफी हल्का महसूस करने लगा। जनार्दन सविता के गले मिला और उसने माफी मांगी। उसने कहा, मुझे माफ कर दो सविता, मुझे पता नहीं था कि मैं क्या कर रहा हूं। सविता ने जनार्दन को माफ किया। आज मां सर्वमंगला को विसर्जन का दिन था। पूरे परिवार ने आके भगवान के हाथ जोड़े और उनका आशीष लिया और जाके विसर्जन उसी पेड़ के सामने नदी में किया जिस पेड़ पे एक समय कर्ण पिशाचनी होती थी। जब कर्ण पिशाचनी मरी तो उसके सिर को एक छोटे से मटके में कैद करके घर की चौखट के ऊपर रख दिया गया। घर के छत पे रखे इस मटके को उन्होंने चारों ओर से बंद कर दिया। गोबर का लेप लगाया और पूजा विधि के थ्रू, जैसा उनको पंडित ने कहा था, किसी को भी उस मटके को छूने की आज्ञा नहीं थी। इस प्रकार से सविता और जनार्दन और बच्चे खुशी खुशी रहने लगे। कर्ण पिशाचनी ने उनको जिंदगी में कभी तंग नहीं किया। इस बात को आज सालों बीत चुके हैं। आज तीसरी पीढ़ी आ चुकी है। आज तक किसी ने न कर्ण पिशाचनी का नाम सुना है, न ही कोई तंग हुआ है। आज सुबह इस तीसरी पीढ़ी ने घर का बंटवारा किया और सुबह सुबह राहुल जेसीबी को ले आया। इस पुराने घर को तोड़ के उस जगह पर एक छोटा सा होटल बनाना चाहता था। जेसीबी ने पहली टक्कर मारी और ऊपर से कुछ लाल मटके सा जमीन पे गिरा। एक हल्की सी आवाज आई और राहुल को कान में ऐसा लगा कि मानो कुछ आके बैठा है। राहुल सोचने लगा तो एकदम उसको फुसफुसाहट हुई। मैं आ गई लगा, तुम ही मेरे मर्द हो, इतना समय लगा दिया आने में। अब हमारा साथ एक दूसरे के लिए हमेशा हमेशा के लिए रहेगा। सालों तक कैद कर्ण पिशाचनी ने अपना अगला शिकार चुन लिया था। राहुल सोचता इसके पहले ही कर्ण पिशाचनी ने उसको दबोच लिया था। 3 पीढ़ियों से भोगी कर्ण पिशाचनी को इंतजार की सीमा अब खत्म हो चुकी थी। कर्ण पिशाचनी और राहुल के इस मेल के बारे में तो खुद राहुल ने भी कभी नहीं सोचा था। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। मैं ऋचा और मैं हर्षा लाते रहेंगे आपके लिए कुछ ऐसे ही किस्से और कहानियां भूतकृत में।